हाँ बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। द इक्वेशन दैट इज इनकरेक्ट इज, कौन सी इक्वेशन इनकरेक्ट है? पहली देखिए, कोलराउस लॉ है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है कोलराउस लॉ से। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। NaBr और NaCl मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बेटा Na से Na गया, बचा Br माइनस Cl। यहां K से K गया, बचा Br माइनस Cl। क्या इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कंडक्टिविटी बराबर होगी? जी हां बराबर होगी। नीचे दूसरा वाटर के लिए, बेटा वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो कोलरेस क्या कहता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के डायरेक्टली कैलकुलेट तो नहीं की जा सकती, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को प्लस माइनस करके कैलकुलेट करेंगे। करके देखो, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें NaOH प्लस किया, माइनस कर दिया NaCl। Na से Na गया, Cl से Cl गया, तो क्या बच गया? H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। ये तो खत्म। तो H पॉजिटिव और OH निगेटिव तो वाटर का होता है। तो क्या ये सही है इक्वेशन? जी हां ये भी सही है। डेल्टा नॉट एम NaBr माइनस डेल्टा नॉट एम NaI। Na से Na गया, बचा क्या? Br माइनस I। यहां देखिए, डेल्टा नॉट एम KBr, डेल्टा नॉट एम NaBr, Br से Br गया, बचा क्या? K पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। क्या कैटायंस की एनायंस के बराबर होगी? नहीं, ये गलत। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आंसर इज थर्ड। फोर्थ भी करके देखते हैं। डेल्टा नॉट एम KCl माइनस डेल्टा नॉट एम NaCl, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, KCl NaCl। Cl Cl गए, K पॉजिटिव माइनस Na पॉजिटिव। कह रहा डेल्टा नॉट एम KBr माइनस डेल्टा नॉट एम NaBr, क्या गया? Br से Br गया, तो K पॉजिटिव माइनस Na पॉजिटिव। जी हां, K पॉजिटिव माइनस Na पॉजिटिव, तो ये भी सही है। तो A, B एंड D, पहला, दूसरा और चौथा तीनों सही है, तीसरा गलत है। तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफाइनिंग मेथड यूज्ड व्हेन द मेटल एंड द इंप्योरिटीज हैव, मेटल एंड द इंप्योरिटीज हैव लो, तो मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट है और इंप्योरिटीज का हाई मेल्टिंग पॉइंट। उस समय कौन सा मेथड यूज किया जाएगा रिफाइनिंग के लिए? याद करो, रिफाइनिंग के मेथड्स कौन से थे? डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में वन आर्कल प्रोसेस, मॉन्ड प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस थे। चलिए एक एक करके बात करता हूं। जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग कब यूज किया जाता था? जोन रिफाइनिंग तब यूज किया जाता था व्हेन द इंप्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मेल्ट्स, जो मेल्ट है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। तो एक रोलर पर रखा जाता था और रोलर को आगे चलाया जाता था। किन किन के लिए इस्तेमाल किया जाता? जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए, बोरॉन के लिए, इन सब के लिए जोन रिफाइनिंग यूज किया जाता था। चलिए वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग में मेटल को किसी एक, जैसे निकल को निकल टेट्रा कार्बोनिल किसी एक कॉम्प्लेक्स, वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स के नाम से करवाया जाता था, और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद हीट करा दिया जाता था, जैसे कि कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन हो जाए। उस जैसे निकल, पहले निकल टेट्रा कार्बोनिल बनाता है और उसके बाद निकल जाता है, तो इनके लिए वेपर फेज रिफाइनिंग का यूज किया जाता था। जर्कोनियम आयोडीन के साथ इस्तेमाल होता है, तो ये भी वो प्रोसेस नहीं है। तीसरा है लिक्वेशन। लिक्वेशन में क्या किया जाता था? लिक्वेशन उन मेटल्स के लिए यूज किया जाता था जिन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो है, इसका मतलब इंप्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट हाई। एक इंक्लाइंड सरफेस पर, जैसे टिन, टिन के लिए लिक्वेशन यूज किया था, इंक्लाइंड सरफेस पर रखा जाता था। तो मेटल्स का जो प्योर है उसका मेल्टिंग पॉइंट, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो वो लिक्विफाई होकर नीचे आता चला जाएगा, इंप्योरिटीज ऊपर रहती जाएंगी क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इंप्योरिटीज का हाई है। तो आंसर क्या है? लिक्वेशन। एक ऑप्शन बच गया डिस्टिलेशन, वो भी बता रहा हूं। डिस्टिलेशन किसके लिए यूज किया जाता था? डिस्टिलेशन उसके लिए जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो है। ध्यान रखना,
इसमें मेल्टिंग पॉइंट लो वाले मेटल्स के लिए, और उसमें जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो है, जैसे जिंक, जैसे मरकरी, उनके लिए क्या यूज किया जाता है? डिस्टिलेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। द क्वेश्चन इज फ्रॉम मेटलर्जी। इसको लिखो बेटा आगे। हाँ, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। रिएक्शन सीक्वेंस दिया गया है, एक कंपाउंड है, उसके साथ ये ए है, HBr के साथ रिएक्शन करा के ए बना रहा है, और उसके बाद सोडियम इन ड्राई ईथर बी बना रहा है। बी को दे रखा है, इट इज ए इंट्रामोलिकुलर प्रोडक्ट, और ये हमको बनाना है। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने। मैं इस पार्ट को मिटाऊंगा जिससे कि मैं आगे आप लोगों को रिएक्शन बता पाऊं। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि मैं रिएक्शन में ऑप्शन बता दूंगा, ये होंगे, वो आप लोग उसमें से चेक कर लेना। देखिए, सबसे पहले हमको HBr से रिएक्शन करानी, तो ये लोन पेयर है, HBr में H पॉजिटिव इस लोन पेयर पे जाके अटैक करेगा, और Br निगेटिव इधर इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब A क्या बन जाएगा? देखिए, HBr के साथ जो A बन जाएगा वो ये बन जाएगा, ये तो OH आ गया, और 1 2 3 3 के साथ ये Br आ गया, और ये जुड़ा हुआ है आपका CH2Br। बेटा ये हो गया A। अब किसके साथ कराया गया? सोडियम इन ड्राई ईथर। कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। 2 मोल सोडियम ले लेंगे, NaBr निकल जाएगा। क्या बन गया? देखिए, ये OH है, और इसके साथ ये बॉन्ड हो जाएगा, साथ में 2 मोल NaBr निकल। तो ये क्या बन गया बेटा आपका? B। तो व्हाट आर द ऑप्शंस? आपके ऑप्शंस में A ये वाला है और B ये वाला है। ऑप्शंस में टिक कर लीजिए। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 20, the ammonia released on quantitative reaction of 0.6 gram urea with NaOH can be neutralized by, इस जो अमोनिया निकलेगी यूरिया और NaOH के रिएक्शन कराने के बाद, जो अमोनिया निकलेगी उस अमोनिया को न्यूट्रलाइज कराने के लिए इन चारों में से कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जा सकता है? ये क्वेश्चन बेटा ऊपर वाला मिटा रहा हूं, क्वेश्चन देखिएगा। जब हम यूरिया की रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, NH2CO NH2 और NaOH के साथ जब इसको ट्रीट कराते हैं तो 2 मोल यूरिया रिलीज होती है, 2 मोल अमोनिया रिलीज होती है 1 मोल यूरिया से। तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 0.6 by 60, दैट इज इक्वल टू 0.01 मोल। इतने मोल यूरिया, 1 मोल से 2 मोल अमोनिया बन रही है, तो 0.01 मोल से कितनी बनेगी? 0.02 मोल अमोनिया बनेगी। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना ही सेम अमाउंट में HCl रिक्वायरमेंट होगा। इसको न्यूट्रलाइज करें, अब निकाल लो बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कैसे निकाले जा सकते हैं? निकाले जा सकते हैं मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। HCl में तो नॉर्मलिटी मोलरिटी बराबर होती है। तो अगर मैथमेटिक्स के बच्चे हो डायरेक्ट यहां से कैलकुलेट होकर आंसर आ रहा है 100 इंटू 0.2, 100 ml है तो भाई 1000 कर देंगे, तो कर लो। तो हम लोगों को नॉर्मलिटी दी गई है 0.2, दैट इज मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स और इक्विवेलेंट एक ही होंगे, अपॉन वॉल्यूम दी गई है 100 इंटू क्या है 1000, कट गया बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 0.0, इतने HCl आ गए। इतने की तो रिक्वायरमेंट थी, जी हाँ इतने की रिक्वायरमेंट थी। तो व्हाट विल द आंसर?
द आंसर विल बी 4। देखो बेटा, ये फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आपके हो गए जिनमें 1 ऑप्शन वाज करेक्ट। अब हम आगे डिस्कस करेंगे दोज क्वेश्चंस इन विच द ऑप्शंस आर नॉट गिवन। उसमें क्या काम करना है, 2 डेसिमल पॉइंट तक आंसर निकालना है। इसको लिखो, मैं आगे क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक मैंने अभी बताया, सारे में सारे मैं पॉइंट के 2 डेसिमल तक आपको निकालना है और कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, NaCl plus K2Cr2O7 plus concentrated H2SO4। ए देता है, साइड प्रोडक्ट आते हैं। ए NaOH के साथ रिएक्शन करके बी देता है, साइड प्रोडक्ट मिलता है। बी डाइल्यूट H2, देखो यहां कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, डाइल्यूट H2O4 के साथ H2O2 के साथ रिएक्शन करके सी देता है और साइड प्रोडक्ट मिलता है। मतलब H2O2 इन एसिडिक मीडियम। क्या कुछ समझ में आ रहा है बेटे? इस केस में अगर बच्चे को थोड़ी भी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज हो तो ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट लिखा हुआ है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में जब NaCl की K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो पहला प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, ए CrO2Cl2। कंफर्म कराने के लिए हमको क्या काम करना होता है कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में क्लोरीन के लिए कंफर्म कराने के लिए इसमें NaOH डालना होता है। NaOH डालने से हमको क्या मिलता है, Na2CrO4। मेरी बात समझ में आ गई? Na2CrO4 को एसिडिक मीडियम में H2O2 के साथ जब बाद बाकी टेस्ट ट्यूब में जो है एसिडिक मीडियम में H2O2 डालते हैं तो यह रिएक्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Na2CrO4 अगर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, बनाएगा CrO5। CrO5 याद है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, CrO O ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, 2 परऑक्साइड लिंकेज होती है इसमें। अब हमसे क्या पूछा है, द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे इन 1 मॉलिक्यूल ईच, हर एक के एक मॉलिक्यूल में, ए बी और सी हर एक के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं सबका प्लस करना है। सम पूछा है, इसमें कितने CrO2Cl2 4 2 2 2 4 और 1 5, 5 तो इसमें हो गए। इसमें कितने, 4 और 2 6 और 1 7, 7 इसमें, और 5 और 1 6, 6 इसमें। ठीक है, सही निकाला है। चलिए अब सबको प्लस कर दो, 7 5 12, 12 और 6 18, तो टोटल इज 18। तो टोटल कितने हो गए बेटे, 5 + 7 + 6 दैट इज इक्वल टू 18.0। दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये आपको अपने उसमें मार्क करना है, OMR। ये हो गया, नोट डाउन कीजिए। अगला बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 22। द फ्लॉकुलेशन वैल्यू ऑफ HCl फॉर आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट। आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट है और उसको HCl के साथ फ्लॉकुलेट किया जा रहा है। फ्लॉकुलेशन, सॉल्ट्स को जो है किसी इलेक्ट्रोलाइट के में डाल के प्रेसिपिटेट किया जाना ही फ्लॉकुलेशन या कोएगुलेशन कहलाता है। और HCl जो यूज हो रहा है वो 30 मिलीमोल पर लीटर यूज हो रहा है। इफ H2SO4 इज यूज्ड फॉर द फ्लॉकुलेशन, अगर फ्लॉकुलेशन के लिए H2SO4 यूज किया जाए फॉर आर्सेनिक सल्फाइड, द अमाउंट इन ग्राम ऑफ H2SO4, H2SO4 का अमाउंट ग्राम में पूछा, इन कितने में, 250 ml रिक्वायर्ड फॉर द एबव पर्पस इज, मगर इसका 1 लीटर नहीं है, इसका 250 ml है। 250 ml में कितना रिक्वायर्ड होगा बेटा? ये क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री और मोल कॉन्सेप्ट को मिला के बहुत बढ़िया प्यारा सवाल बनाया गया और बड़ा आसान है। देखो
HCl के लिए कितना रिक्वायर हो रहा है? 30 मिलीमोल फॉर 1 लीटर। यही तो HCl के लिए रिक्वायर हो रहा है। तो अगर HCl के लिए 30 मिलीमोल, HCl जो रिक्वायर्ड है वो 30 मिलीमोल पर लीटर है, तो व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ H2SO4? H2SO4 रिक्वायरमेंट होगा 15 मिलीमोल फॉर 1 लीटर। इतना ही रिक्वायरमेंट होगा, इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट तो हो नहीं सकता। क्यों? H2SO4 will release 2 H ions, HCl is releasing 1 H ion, तो कम रिक्वायरमेंट होगा। कितना कम? जस्ट आधा हो जाएगा। इसको निकालो। 15 मिली का मतलब 10⁻³ और 1 लीटर के लिए इतने मोल, तो फॉर 250 ml, तो 250 ml इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स? 1/4, तो बाई 4 इतने मोल रिक्वायर हुए। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? द अमाउंट इन ग्राम्स, मोल नहीं पूछ रहा, ग्राम्स पूछ रहा है। तो क्या कर सकता हूं? इंटू 98। बोलो भैया, मेरी बात समझ में आ गई? कैलकुलेट कर सकते हो कितना आ जाएगा ये? इसको करो 4 से, कितना आ जाएगा? तो ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया करीबन 3.75 इंटू 98 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो अगर 98 को थोड़ा सा 100 मान के चलूं मैं, तो वो कितना हो जाएगा? 10। तो अप्रॉक्सीमेशन बिल्कुल करोगे तो 0.366, तो 37 के आसपास आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, दैट इज 0.37। कैलकुलेशन बढ़िया करना। ये मुझे 98 है तो 100 हो जाएगा, तो करीबन 0.368 के आसपास आएगा। कैलकुलेट करके देख लो। तो 0.368 मतलब 0.368 क्या, तो हमको 0 पॉइंट के डेसिमल डिजिट, तो इसको हम लोग क्या काम कर देंगे? जो राउंड ऑफ कर देंगे, तो 0.37 विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपको लगाना पड़ेगा। इसको बेटा पॉज करो, लिखो, अगला बताता हूं। देखिए बेटा, आगे क्वेश्चन है द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन एस्पार्टेम इज। एस्पार्टेम को मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पूछेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर याद नहीं है तो नहीं याद होगा, इसलिए इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट आप लोगों ने पढ़ रखा है, स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया गया। देख लेते हैं। 6 तो यहां sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, फिनाइल रिंग। 7वां ये है, 8वां sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ये है, और 9वां sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ये है। 6, 7, 8, 9, तो द आंसर इज 09.0, दैट्स द आंसर। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर याद है तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन टफेस्ट साइड है। अच्छा सवाल है, आयनिक इक्विलिब्रिया का अच्छा प्रयोग किया है ना। 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड is added to 250 ml of 0.1 MHCl। 3 ग्राम एसिटिक एसिड और 250 ml 0.1 MHCl का सॉल्यूशन है। इसमें 3 ग्राम एसिटिक एसिड, 3 ग्राम एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड, and the solution is made up to 500, मतलब that solution is made up to 500 ml by adding water to 20 ml of this solution। इसके 20 ml लिए गए और क्या किया गया? half ml of 5m NaOH is added, उसमें half ml 5m NaOH डाला गया। कह रहा है द pH of the solution will be, solution का अब pH क्या होगा? आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, मैं ऊपर रब करता हूं फिर समझाता हूं आपको। देखिए, पहला बात कि 3 ग्राम एसिटिक एसिड है
और उसको मिलाया गया है 250 ml 0.1 m HCl में। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक पार्ट उधर करूंगा एक इधर। तो 3 ग्राम का मतलब हो गया 3/60 मोल। और बाद में सॉल्यूशन को टोटल नेट 500 ml बनाया गया है सॉल्यूशन को। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया बेटा इसकी मोलरिटी निकालिए। तो इसकी मोलरिटी कितनी आ जाएगी? 3/60 इंटू 500 इंटू 1000। ये कितना आ गया बेटा बताओ? 5 6 या 30 तो 0.1 m। और ये तो 0.1 m था ही था, 250 ml था। तो इसका मतलब 250 इंटू 0.1 बराबर m2 इंटू 500। तो ये वैल्यू आ गई 2। तो 2 से इसमें करोगे तो 0.1/2 दैट इज इक्वल टू m। ये मोलरिटी इसका। तो मैं ये कह सकता हूं कि इतने मोलर ये है, और ये अगर किया जाए तो वैल्यू आ जाएगी हमारी एग्जैक्ट, अगर मैं निकालना चाहूं तो 0.05। और ये इतने मोलर हमारे पास एसिटिक एसिड है और इतने मोलर हमारे पास HCl है। ये दोनों मिलाए गए। अब क्या कराया गया भाई? ये तो हमको मालूम है कि वीक एसिड है तो इसका आयनाइजेशन कम होगा, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका आयनाइजेशन ज्यादा होगा। और जो है आगे जो क्वेश्चन है उसमें देखिए कि दोनों के 20-20 ml लिए गए हैं। अगर दोनों के 20-20 ml लिए जाएं तो जरा मैं अगर अगेन हम इसके भी 20 ml ले लेते हैं और इसके भी कितने ले लेते हैं बेटे? 20 ml ले लेते हैं। तो इसके 20 ml में मिलीमोल कितने हो जाएंगे? तो एसिटिक एसिड और HCl मिलीमोल देख लो। इसके 20 ml में 0.1 तो आ जाएगा जो है 2 मिलीमोल। 20 इंटू 0.1 2 मिलीमोल इसके हो जाएंगे। और अगर इसके मिलीमोल देखे जाएं, कौन बात आगे नहीं आ गई? तो 1 मिलीमोल इसका हो जाएगा। 0.5 इंटू 20 बोलो भैया, तो 100, तो 1 मिलीमोल इसका हो जाएगा। इसके 2 मिलीमोल आ गए और HCl का 1 मिलीमोल आ गया। कितने में? 20 ml। समझ में आता? अब क्या करना? काम करना। कह रहा है कि इसमें 1/2 ml 5m NaOH मिलाया गया। 1/2 ml बराबर 0.5 ml इंटू 5m। तो इसके मिलीमोल कितने आ गए? 2.5 मिलीमोल। कितने आ गए? देखिए जरा ध्यान से। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका 1 मिलीमोल 2.5 में से 1 मिलीमोल NaOH को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर देगा। तो रेस्ट, इसमें से जो रेस्ट अमाउंट बची वो 1.5 मिलीमोल ही तो बची, क्योंकि इसके साथ रिएक्शन है तो कुछ छूटेगा नहीं। अब 1.5 इस 2 मिलीमोल को जो करेगा, उस 2 मिलीमोल में से 1.5 मिलीमोल जब इससे रिएक्ट करेगा तो CH3COO Na के मिलीमोल ये 1.5 हो गए, और रेस्ट जो एसिड बचा CH3COOH वो बच गया 0.5। उसका कंसंट्रेशन आ गया 0.5। 1.5 बचा, वो 2 मिलीमोल थे, तो वहां पे 1.5 तो एक्ट कर जाएगा। तो एसिड कितना बच गया? एसिड, एसिटिक एसिड बच गया 0.5। बेटे नीचे वाले को भी मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिए।
हमसे तो पीएच निकलवाई, तो ये साल्ट और ये वीक एसिड, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? बफर का। इट विल फॉर्म बफर। तो पीएच बराबर पीके प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड। बोलो भैया, वैल्यू आ गई पीएच बराबर पीके प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड। पीके एसिड का हमको दिया गया है 4.75। ये शायद क्वेश्चन में नहीं था, मैंने बता दिया। लॉग साल्ट अपॉन, चलिए तो pH बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई 4.75 प्लस लॉग साल्ट कितना है 1.5, एसिड कितना है 0.5, ये आ गया log 3। तो pH बराबर आ गया 4.75 प्लस log 3, दैट इज इक्वल टू 4.75 प्लस 0.48। तो 48 इसमें जोड़ लो बेटा, 5 और 8 कितना आ जाएगा बेटा बताओ? 13, 3, 1 और 7, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 5.23 विल बी द करेक्ट आंसर। तो पहले तो हम लोगों ने सबके मिलीमोल निकाल लो, जो बचा वो निकाल लो। रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन क्या बना? बफर बन गया। बफर का कंसंट्रेशन निकाल लिया और आंसर लिख दिया। द आंसर इज 5.23। इसको बेटा देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन डेल्टा एच नॉट एफ इन किलो जूल पर मोल इज, पूछा गया क्या होनी चाहिए? दिया गया इफ द स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, इसका मतलब C2H6 के लिए डेल्टा एच नॉट एफ की वैल्यू निकालनी है किलो जूल पर मोल, और दिया गया है डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ इथेन, ग्रेफाइट एंड हाइड्रोजन। तो इथेन C कंबशन ऑफ C2H6 दैट इज इक्वल टू -1560 किलो जूल पर मोल। तो C2H6 के लिए, इथेन के लिए डेल्टा एच नॉट एफ की वैल्यू निकालनी है और डेल्टा एच नॉट सी दिया गया। इसके साथ साथ और किसके लिए दिया गया? ग्रेफाइट। तो डेल्टा एच नॉट सी ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, दैट इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल पर मोल। और डेल्टा एच नॉट सी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू -286.0 किलो जूल पर। ये दिया, हमको निकालना क्या है? निकालना है डेल्टा एच नॉट एफ C2H6, कंबशन दिए हो और ये निकालना है। तो बेटा इसकी इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन हो जाएगी 2C ग्रेफाइट प्लस 3H2 gives C2H6। इतना ही हो गया। चलिए ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन आ गई। यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, G को मैं ग्रेफाइट लिख देता हूं, और हाइड्रोजन गैस है और इथेन भी गैस है, ठीक है ना? थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो थोड़ी सी थर्मोकेमिस्ट्री की तरीके से लिखी जाए। फॉर्मूला क्या? अगर कंबशन दिया गया हो किसी का और इसमें 1 मोल बन रहा है, इसलिए इसके लिए डेल्टा एच नॉट आर या डेल्टा एच नॉट एफ दोनों बराबर होंगे। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? डेल्टा एच नॉट एफ बराबर सिग्मा डेल्टा एच नॉट सी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सिग्मा डेल्टा एच नॉट सी ऑफ प्रोडक्ट्स। कर लो बेटा। रिएक्टेंट के लिए कितना? 2 मोल कार्बन, तो 2 इंटू -393.5 इतना दिया गया है, प्लस
3 × -286 सारे ही किलोजूल पर मोल में, तो यूनिट का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। माइनस कितना दिया गया है, -1560 किलोजूल पर मोल। इसको कैलकुलेट कर लो बेटा। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी -85 किलो जूल पर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डेल्टा एच नॉट एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी? -85.00 किलो जूल पर मोल। तो लिखेंगे क्या आंसर? -85.00 किलो जूल पर मोल। ये आप आंसर लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो गया बेटा, जेई मेन 7 जनवरी 2020 शिफ्ट 2। ठीक है ना? अगले बार हम डिस्कस करेंगे 8 जनवरी के पेपर्स। ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय।